नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फेवरेट गुरु के अंदर। आज आपके सामने लेकर के आया हूं मैं जो अभी तक टॉपिक आप लोगों ने कर लिए है उसका एक टेस्ट। तो आप लोगों ने ऑनलाइन अभी कमेंट करके ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी तक हमने बल और गति के बारे में पढ़ा, तो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो बल और गति के ही मिलेंगे आप लोगों को। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते जाना। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है। देखिए, मात्रक किसका पूछा है इसने? आवेश का मात्रक पूछा है। ठीक है, मात्रक पूछा है किसका? आवेश का। देखिए, अगर कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें उस चीज का आंसर नहीं पता होता, लेकिन अपन उसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन को रिजेक्ट करते जाइए, आपका आंसर बच जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वोल्ट की। तो देखिए, वोल्ट जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है विभवांतर का। किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। किलोग्राम यानी केजी। केजी जो मात्रक होता है वो किसका होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और केल्विन जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है किसका? ताप का मात्रक होता है। तो अब बचा क्या हमारे पास? कूलाम बचा। इसका मतलब कि आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपके पास? कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कथन है किसका, या इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछ ही रहा है कि ये कथन है किसका। तो देखिए, इसने ऑप्शन में क्या देखते हैं? गति का न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि न्यूटन के नियम क्या थे। तो देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कि ये जो नियम था, ये नियम क्या था आपके पास? जड़त्व का नियम था। तो ये जड़त्व का नियम था। जड़त्व के नियम में क्या कहा गया था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी। यानी वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम नहीं करे। तो इसका मतलब पहले कथन के अंदर तो ये बात नहीं कही गई थी। दूसरे कथन के अंदर क्या कहा गया था? दूसरे नियम के अंदर क्या कहा गया था? F समानुपाती dp बटा में dt। यानी कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बाह्य बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ये जो नियम था ये कौन सा था आपके पास? द्वितीय नियम था। ठीक है, चलिए अब बची बात तीसरे नियम की। तो तीसरे नियम में इसने क्या कहा था कि क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाण में तो समान होती है परंतु दिशा में क्या होती है? विपरीत होती है। क्लियर है ये बात? इसका मतलब ये लाइन पढ़ के देखिए कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है। एक ही बात है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए, प्रत्येक क्रिया के सदैव क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो बल जो परिमाण में समान होती है और दिशा में क्या होती है? विपरीत होती है। एक समान क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये नियम किसका है हमारे पास? तीसरे नियम का। अपने आंसर चेक करते जाइए कि सही कह रहे हो या गलत कर रहे हो, कितना आप लोगों को याद है, कितना आप लोग भूल चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मात्रक न्यूटन है। ये हमारे से ये पूछा गया है कि जो न्यूटन मात्रक है वो किसके बराबर है? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि F बराबर क्या होता है? m में होता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो न्यूटन होता है ये मात्रक किसका होता है? ये बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये बल का मात्रक होता है। तो देखो, बल बराबर क्या होता है? यानी F बराबर m में द्रव्यमान इंटू में त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। और ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। तो ये पूछे हमारे से कि न्यूटन किसके बराबर है? तो न्यूटन का मतलब किसके बराबर हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए इसमें कौन सा दे रखा है आपको? यहाँ क्या है? किलोग्राम स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? किलोग्राम। ये नहीं हो सकता। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये रहा हमारे पास। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपके पास? सही हो जाएगा। चलिए अब अपन चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है सर्वाधिक शक्तिशाली बल है, यानी कहने का मतलब सबसे प्रबल बल कौन सा है, अपने से ये पूछा है। तो हमने प्रकृति के अंदर 4 मूल बल पढ़े थे। 4 मूल बल पढ़े थे। पहला बल हमने पढ़ा था F ऑफ G, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा पढ़ा था F ऑफ E, स्थिर वैद्युत बल।
तीसरा पढ़ा था एफ ऑफ डब्ल्यू वीक बल, और चौथा पढ़ा था एफ ऑफ एन यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका याद करने का आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था, इसी क्रम में बताया था कि इसका बताया था मैंने कि गुड, ये बताया था वाइफ, ये बताया था कि ऐसे, और ये बताया था कि नहीं मिलती है, यानी गुड वाइफ ऐसे ही नहीं मिलती है। तो ये क्रम था आपका घटते से बढ़ते के अंदर, यानी कि कम प्रबल से ज्यादा प्रबल की ओर, यानी कि आरोही क्रम में लगाया गया था, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया था। तो देखिए सबसे कमजोर बल था एफ ऑफ जी, सबसे शक्तिशाली या सबसे ज्यादा लगने वाला बल कौन सा था, प्रबल नाभिकीय बल था। तो देखिए इसमें चारों बल दे रखे हैं आप लोगों को, तो सबसे शक्तिशाली बल पूछा, ध्यान रखना, तो सबसे शक्तिशाली बल कौन सा हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल हो जाएगा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, मैं देख रहा हूं लगातार। तो यह हो जाएगा आपके पास प्रबल नाभिकीय बल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अपने, तो नाविक नदी से कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। नाव क्या करती है, पीछे की ओर जाती है, यानी कि नाविक जब नदी में से नाव में से कूदता है, नदी सॉरी यहाँ पर नाविक नाव से आएगा कि नाविक जो है वो नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, ठीक है। तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो देखिए जैसे ये नाव है, इसके अंदर जब ये कूदेगा तो ये किनारे पर से कूदेगा, किनारे पर से कूदेगा तो ये तो आगे चला गया, लेकिन ये क्या चली गई, पीछे चली गई। इसका मतलब यहाँ पर कितने बल काम कर रहे हैं, दो बल काम कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो वो बल जो नाव ने आदमी पे लगाया, और दूसरा कौन सा बल जो आदमी ने क्या लगाया, नाव पर लगाया। दोनों बल क्या थे, परिमाण में बराबर थे और दिशा में क्या थे, विपरीत थे। इसका मतलब ये कौन सा नियम है कि दो बल एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, वो परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका मतलब कौन सा नियम था, ये तीसरा नियम था, यानी गति का कौन सा नियम है, ये तीसरा। चौथा नियम तो कोई होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया अपना। तो इनमें से ये कौन सा आ जाएगा, तीसरा नियम आ जाएगा। 1 न्यूटन डैश डैश बराबर डाइन होते हैं। सेम कहानी, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, डाइन किसका मात्रक होता है, बल का। यानी कहने का मतलब दोनों ही बल के मात्रक है। न्यूटन एमकेएस प्रति का मात्रक है, डाइन सीजीएस प्रति का मात्रक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है। कहने का मतलब हमारे पास बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक है एमकेएस का, हमें बदलना है किसके अंदर, सीजीएस के अंदर बदलना है। तो बदलना आपको सिखाया था मैंने कि 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने हो गए, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अपॉन में क्या पड़ा है, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 यानी टोटल कितने हो गए आपके पास, 10 की पावर 5 डाइन हो गए, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, यानी 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल 0 किलोमीटर पर आवर है तो कार है, ऑप्शन है गतिशील अवस्था में, स्थिर अवस्था में, इनमें से नहीं, या कुछ नहीं कह सकते। तो देखो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये तो फालतू में ऐसे ही होता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि कुछ नहीं कह सकते, या एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं होता कि आपको ऐसा कोई ऑप्शन डालेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन तो बाहर हो गया, 3 ऑप्शन बच गए। एक कार की चाल 0 किलोमीटर पर आवर है तो कार है गतिशील, स्थिर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवस्थाएं दो ही होती है, या तो गतिशील अवस्था होगी या वो स्थिर अवस्था होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा कट हो गया कि इनमें से कोई नहीं। आंसर तो इन दोनों में से क्या मिलेगा, अपने को एक मिलेगा। कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो जल्दबाजी में ये देखता है कि हमें चाल दे रखी है, क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, और जल्दी से वो टिक करके आ जाता है गतिशील अवस्था को। तो ये ध्यान रखना, चाल कितनी दे रखी है आप लोगों को, 0 किलोमीटर पर आवर। 0 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि गाड़ी है या कुछ भी है, कोई वस्तु है, एक कार की चाल है हमारे पास, कार जो है वो 0 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसका मतलब 0 किलोमीटर का मतलब वो चल ही नहीं रही है, इसका मतलब वो क्या है, एक जगह पर खड़ी है, यानी समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
इसका मतलब वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी अवस्था में है, स्थिर। अगर टाइम के अनुसार उसकी स्थिति में परिवर्तन होता तो वो कौन सी अवस्था में आती, गतिशील। मान लो मैं 0 किलोमीटर की जगह 10 कर देता या 5 कर देता या 2 कर देता या 1 कर देता, यानी कोई ना कोई वैल्यू दे देता आपको, जिससे कार क्या होती, कुछ समय के अंदर कुछ डिस्टेंस को कवर कर पाती, तो वो अवस्था कौन सी होती है आपके पास है, गतिशील अवस्था होती। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल चाल को देख करके आंसर नहीं देना आप लोगों ने, कितनी चाल है ये भी देखो आप। तो कितनी दे रखी है अपने को, 0 किलोमीटर, यानी कि कोई भी चाल नहीं चल रही है, इसका मतलब वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करते जाइए आंसर आप, कि गति मापने का जो यंत्र है उस यंत्र को क्या बोला जाता है। ठीक है, गति मापने का यंत्र यानी गति को किससे मापा जाता है, आपने से ये पूछा है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। क्या मापते हैं, यहाँ पर दूध की शुद्धता मापते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डेयरी पे जाते हैं, ठीक है, और दूध देते हैं तो वो मीटर डाल करके चेक करते हैं, फिर हमें ये कहते हैं कि आपका दूध तो 40 रुपए किलो है, 38 रुपए किलो है, 32 रुपए किलो है, यानी अलग अलग रेट निकालते हैं। तो वो इसी आधार पर शुद्धता का मापन करके निकालते हैं। किससे निकालते हैं, वो लैक्टोमीटर के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो दूरी को मापने का यंत्र होता है। ओडोमीटर जो होता है वो किसको मापने का यंत्र होता है, दूरी को मापने का यंत्र होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाइक के अंदर या कार के अंदर एक मीटर लगा होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी बाइक जो है वो इतने किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, तो इतने किलोमीटर चल चुकी है, ये कौन बताता है अपने को, ओडोमीटर बताता है, यानी क्या बताता है, दूरी बताता है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि दूरी एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, शाबाश जल्दी बताइएगा। फिर है आपके पास वोल्टमीटर की बात करें। वोल्टमीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापता है। किसको मापता है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापता है कि दोनों के बीच विभव का अंतर कितना है, तो उससे क्या वो होता है वोल्टमीटर। अब रही बात स्पीडोमीटर की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, गति को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, गति को मापा जाता है। आपने बाइक के अंदर देखा होगा एक सुई लगी होती है, या इलेक्ट्रॉनिक भी होती है आजकल तो सॉरी, तो वो जो सुई होती है वो क्या करती है, अपने को बताती है जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी जो बाइक है वो चल रही है। तो वो जो होता है वो तो होता है स्पीडोमीटर, और जो दूरी वाला कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है वो होता है आपके पास क्या, ओडोमीटर। तो हमारे से यहाँ पर गति को पूछा था कि गति मापने का क्या होता है, स्पीड को मापने का क्या होता है, स्पीड मापने का क्या होता है, आपके पास है स्पीडोमीटर होता है। आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। दूरी जो होती है वो ध्यान रखना क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। आगे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस चीज को ध्यान रखना। मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि रॉकेट जो होता है वो एक तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में काम करता है और एक गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। नियम पूछता तो हम ये कहते हैं गति का तीसरा नियम है, सिद्धांत पूछा है तो किसका आ जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत आ जाएगा। तो देखिए नियम तो हमारे से पूछा ही नहीं है, और पहला ऑप्शन इसमें नियम ही दे रखा है, हम जल्दी से इसको टिक करके आ जाते हैं कि हमारा आंसर सही है, जो कि गलत होता है। तो किससे, संवेग संरक्षण के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सही संबंध है, आपको ये बताना है कि कौन सा संबंध जो है वो सही है। अब देखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर गौर करिए कि हमारे से पूछ क्या रहा है। ये हमारे से एफ और डीपी और डीटी में संबंध पूछ रहा है। इसका मतलब हमें कहां चलना पड़ेगा, गति के दूसरे नियम पर। गति का दूसरा नियम क्या था कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती। या आप उल्टा भी बोल सकते हो इसको कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, F समानुपाती क्या पढ़ा था, dp बटा में dt। यानी हमें ये देखना है कि dp बटा dt कहां है। यहां पर dt का स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। यहां dp का स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। यहां ध्यान देना dp बटा dl है, l यहां पर क्या होती है, लंबाई होती है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर dt क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि
F समानुपाती dp बटा में dt। तो ये आपके क्वेश्चन थे आपके पास, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, आपको ये पता लगा होगा कि आपको कितना समझ आया, आपको कितना याद हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये अच्छा लगा आपको वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।